हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अपना चैप्टर है जो कि रूलिंग द कंट्री साइड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये अपना थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 8 NCERT। ओके, तो अब मूव करते हैं चैप्टर की तरफ जल्दी से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कह रहा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जैसा कि हमने कल देखा कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। किसके किसके बीच में होता है, एक बार हम लोग जल्दी से इसको रिकॉल करेंगे। बैटल जो बक्सर का होता है वो किसके किसके बीच में होता है, शाह आलम सेकंड, ठीक है। उसके बाद सुजाउद्दौला के साथ और कौन था, मीर कासिम। तो मीर कासिम थे और इन्होंने मिलके क्या किससे वॉर किया था, हेक्टर मुंडो यहाँ पे था, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को लीड कर रहा था हेक्टर मुंडो, और इनके बीच में वॉर हुआ। तो क्या हुआ, मीर कासिम तो भाग गया वहाँ से। सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड जो कि मुग़ल एम्परर थे, सुजाउद्दौला कहाँ का था, अवध का था। इनके साथ क्या करना पड़ा था, फिर एक इन्हें संधि करनी पड़ी थी, ट्रीटी करनी पड़ी थी, जिसको हमने कहा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कब हुई थी 1765 में, ठीक है। हेक्टर मुंडो ने युद्ध लड़ा था, लेकिन ट्रीटी किसने साइन करी थी, हेक्टर मुंडो चला गया था। उसके बाद संधि कौन साइन करने आया था, ये ट्रीटी कौन साइन करने आया था, फिर से वही रॉबर्ट क्लाइव। तो हमें कल पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में युद्ध होता है, सिराजुद्दौला। वो बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको बस ऐसे बताना था मुझे आगे। इसके बाद देखो यहाँ पे कहता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, फिर कह रहा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर जब हो गया, उसके बाद जब ट्रीटी हुई इलाहाबाद की, तो उसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने एक बात कही। उसने ये कहा कि ऐसा करो सर, आप एक काम कीजिए, आप आराम से बैठिए और हमें क्या कर दीजिए, हमें दीवानी दे दीजिए, दीवानी राइट्स। कहाँ के दीवानी राइट्स, दीवानी राइट का मैंने कल बताया था, टैक्स वसूलने का काम, सब कुछ देखने का काम, जितना भी रेवेन्यू रिलेटेड काम होता है वो किस में आता है, दीवानी में आता है। दो तरह के मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी में मतलब कि ऐसे केसेस होते हैं जो मतलब कि लड़ाई झगड़े से। तो यहाँ पे जितने भी दीवानी से रिलेट, मतलब दीवानी का टर्म मतलब ही होता है रेवेन्यू। तो दीवानी राइट्स ले लिए थे उन्होंने। कहाँ कहाँ के राइट्स ले लिए थे, एक तो उड़ीसा के राइट्स ले लिए थे, ठीक है, बंगाल के राइट्स ले लिए थे, और कहाँ के ले लिए थे, बिहार के राइट्स ले लिए थे। ये 3 जगह के राइट्स किसने ले लिए, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ों के लिए ले लिए। और यहाँ पर पूरा टैक्स वसूलने का काम जो पहले मुग़ल करते थे, अब मुग़ल ना करके कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने संधि करवाई थी। कौन सी संधि थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद अगर ये हो गया, दिस मीन दैट द कंपनी को नाउ कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अब क्या करेगा, पूरा लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करने का काम करेगा, अंग्रेज करेंगे। विच बिकेम द बैकबोन ऑफ द पावर। जिससे क्या होगा, अब भैया देखो, पहले जब अंग्रेज आए थे तो ये लोग ये सोच के नहीं आए थे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कभी हमें शासन करने को भी मिलेगा। ये तो बस ये सोच के आए थे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल व्यापार करेंगे, मतलब ट्रेड करेंगे केवल। लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पावर्स को भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल पावर को भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पे ये भी सोचने लगे कि धीरे धीरे क्या बन जाए, हम यहाँ के रूलर ही बन जाए। तो सोचो, उनको जब दीवानी राइट्स मिल गए तो उन्हें क्या मिलने लगा, टैक्स भी मिलने लगा। मतलब अब उन्हें 2 तरफ से रुपए मिलता था। एक तो वो ट्रेड करके भी रुपए कमा रहे थे, प्लस यहाँ पे जो टैक्स मुग़ल एम्परर को जाना चाहिए था वो भी किनको मिलने लगा, अंग्रेज़ों को मिलने लगा। इस तरह से ये 2 तरफा फ़ायदा उठाने लगे और यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। बट टू कलेक्ट एफिशिएंटली इट हैड टू इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम। लेकिन ये जो मतलब बिहार में और दिया गया था, बंगाल में दिया गया इनको दीवानी राइट्स, तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये टैक्स वसूलेंगे कैसे, ये टैक्स उन किसानों से लेंगे कैसे, ये रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू लेंगे कैसे। वहाँ की जो ज़मीन है उसमें जो भी उपज होता है, जो भी फसल होती थी क्रॉप, उसके बदले क्या करते थे, अभी मैं बता रहा हूँ इसको यहाँ पे, अभी इसको स्किप करना, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि यहाँ पे क्या था, सारा लैंड रेवेन्यू कौन लेना चाह रहा था, अंग्रेज़ लेना चाह रहे थे। लेकिन इसके मतलब कि जो ये कलेक्ट करने के लिए भी क्या करा, अंग्रेज़ों ने कई सारे अलग अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। तो वो हम सिस्टम सारे पढ़ेंगे, कौन कौन से सिस्टम थे, वैसे मैं कल बता चुका हूँ इसको। तो यहाँ पे आता है परमानेंट सेटलमेंट। मैं ये बताना चाह रहा था, पहले उसको थोड़ा सा समझ लो क्या बताना चाह रहा था। तो ये बोले थे कि दिमाग से निकल रही है बात, रुक जाना 2 मिनट। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये फील्ड होती है, तो फील्ड में क्या करते हैं किसान लोग, अपना क्या करते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस फसल का कुछ भाग पहले किसको देते थे, मुगल्स को देते थे एज ए टैक्स के फॉर्म में, कि हम आप यहाँ पे कर रहे हैं खेती और आप क्या कीजिए, इसको ये रखिए, ठीक है, एज अ टैक्स के फॉर्म में। लैंड रेवेन्यू बोला जाता है उसको,
वो किसको देते थे? मुगल्स को। लेकिन अब ये मुगल्स के पास नहीं जाता था, किसके पास जाने लगा? ब्रिटिशर्स के पास। क्यों ऐसा हो गया था? वही बात आ गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद। तो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि बंगाल का गवर्नर था 1793 के टाइम पे, उसने क्या किया? एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाया। परमानेंट सेटल सिस्टम इसमें क्या हुआ? वो बंगाल और बिहार का, क्योंकि बंगाल का गवर्नर था तो उसने इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया? सबसे पहले बंगाल में ही इसको इम्प्लीमेंट किया। तो उसने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया? उसने एक ज़मींदार सारे गांव में अलग अलग क्या कर दिया? ज़मींदारों को बना दिया। ज़मींदार बिकेम ऑनर ऑफ द लैंड। लैंड का ऑनर किसको बना दिया? ज़मींदार को। और उनसे कहा कि तुम्हें क्या करना है? तुम्ही को फिक्स्ड रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू भी फिक्स कर दिया कि तुम्हें इतने रुपए हमें क्या करने हैं, हर महीने या हर दिन इतने रुपए तुम्हें हमें हम तक पहुंचाने हैं। किसको बोल दिया? ज़मींदार को बोल दिया कि ज़मींदार तुम यहाँ बैठो और क्या करो, इतने रुपए तुम्हें पहुँचाने ही पहुँचाने हैं। अगर तुम फेल हो गए, सनसेट से पहले नहीं पहुँचा पाए, सनसेट हो गया और तुम रुपए नहीं पहुँचा पाए, तो तुम क्या होगा? लैंड वाज ऑक्शन। तो लैंड की जो होगी फिर से क्या कर दिया जाएगा? इसको जो ज़मीन होगी उसका दोबारा से ऑक्शन कर दिया जाएगा और नया ज़मींदार चुन दिया जाएगा। तो ये सनसेट लॉ भी होता था। क्या होता था? सनसेट लॉ। आइडिया ज़मींदार वुड इन्वेस्ट इन अ लैंड इम्प्रूवमेंट। और क्या था? ज़मींदार क्या करते थे? किसी जितने ज़्यादा फिर क्या होगा? ज़मींदार ये सोचेगा कि यार फिक्स रेवेन्यू हमें क्या करना है? पहुंचाना है, मतलब हर दिन हमें फिक्स रुपए वहाँ अंग्रेज़ों को देना है जाके। ज़मींदार सोचेगा फसल से जितना ज़्यादा क्या हो जाए, उपज हो जाए, जितना ज़्यादा अच्छी क्रॉप हो जाएगी उतना ज़्यादा हम जल्दी क्या कर देंगे? रेवेन्यू भर दिया करेंगे। तो ज़मींदार किस पे काम करने लगा? लैंड की इम्प्रूवमेंट पे भी काम करने लगा कि लैंड क्या हो जाए, जो ज़मीन है वो अच्छी भी हो जाए। बात समझो। फिर लेकिन ज़मींदार क्या करता था? ज़मींदार जब किसानों का शोषण करता था, उन्हें एक्सप्लॉइट करता था, तो उससे होता ये क्या, किसान बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते थे और क्या करते हैं? रिवॉल्ट पे उतर आते थे। वो कहते थे कि हम रिवॉल्ट करेंगे, हम ये टैक्स वैक्स नहीं भरने वाले। वो ज़मींदार के खिलाफ़ हो जाते थे, क्योंकि ये जो था, अब अंग्रेज़ मानने वाले तो थे नहीं, तो अंग्रेज़ों ने ये जो रेवेन्यू रखा था, जो फिक्स अमाउंट रखा था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो ज़मींदार लॉस्ट लैंड और ज़मींदार की ज़मीनें भी चली जाती थी। ज़मींदार फोर्स्ड रैयत। तो क्या करते थे? जितने भी रैयत किसको बोल रहे हैं हम? यहाँ पे ये याद रखना, रैयत किसको बोल रहे हैं? रैयत हम बोलते हैं किसानों को, प्रजा को। ठीक है, जो प्रजा, जो किसान है, उनको ही रैयत बोल रहे हैं। तो उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लेता था कौन? ज़मींदार। क्योंकि ज़मींदार के ऊपर कौन है? अंग्रेज़ बैठे हैं, तो उसके फोर्स कर रहे हैं। ज़मींदार किसको फोर्स करेगा? किसानों को फोर्स करेगा कि और रुपए लाओ, और रुपए लाओ। तो इस चक्कर में क्या होता था? सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती थी रैयत की। ठीक है, रैयत हैड नो सिक्योरिटी, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। फेस्ड एविक्शन एंड कुड नॉट इम्प्रूव लैंड, ना तो वो अपनी ज़मीनों को सुधार पा रहे थे। फेस्ड एविक्शन, और बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। लेटर वैन एग्रीकल्चरल प्राइस रोज, और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़े, द कंपनी इनकम डिड नॉट इंक्रीज। धीरे धीरे चीज़ों के दाम तो बढ़ने लगे, खेती में जो भी फसलें हो रही थी उनके दाम बढ़ रहे थे, लेकिन कंपनी के क्या नहीं हो रहा था? कंपनी का जो इनकम था वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, बिकॉज रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। क्योंकि कॉर्नवालिस तो ऐसा एक सिस्टम बना के गए थे जिसमें क्या था? रेवेन्यू हमेशा फिक्स रहेगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि फसलें तो महंगी बिकने लगी, लेकिन इनका रेवेन्यू फिक्स ही रहा, क्योंकि कॉर्नवालिस ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि हम तो फिक्स रुपये लेंगे, तो ये बढ़ा भी नहीं रहे थे इसको। तो अब क्या हुआ था? बाद में फिर किसानों को फसलों के ज़्यादा दाम मिल रहे थे, लेकिन रेवेन्यू कम जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि फिर तो नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो नए नए और भी सिस्टम आए हैं। कुछ इस सिस्टम में मतलब खराबियाँ थी, वैसे खराबियाँ थी, कुछ अच्छा तो था नहीं। ठीक है, तो ये था परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, समझ में आया आई होप। अगले पे चलेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो और साउथ इंडिया में इन्होंने किया इसको चालू। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम था, थॉमस मुनरो ने इसको साउथ इंडिया में चालू किया। डायरेक्ट सेटलमेंट विद रैयट्स, ये क्या करते थे? ये मान लो कि अंग्रेज़ था कलेक्टर, और ये क्या थे? बहुत सारे किसान थे। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट में देखें तो परमानेंट सेटलमेंट बीच में एक आदमी आता है जिसको क्या करते हैं? ज़मींदार कहते हैं। इसमें अंग्रेज़ों को क्या होता है? अंग्रेज़ों को किसानों से कोई मतलब नहीं, वो सीधा मतलब रखता है किससे? ज़मींदार से। और ज़मींदार किससे रखता है? किसानों से। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में ये जो बीच में ज़मींदार था, इसका रोल ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसका रोल ख़त्म कर दिया गया ज़मींदार का। और सीधा अंग्रेज़ किससे कलेक्ट करता था? रैयत से। जो किसान थे उन्हीं से क्या करता था? सीधा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ईच फील्ड मेजर, हर एक फील्ड को देखा जाता था।
पहले क्या था, पहले हमने पूरा रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कि हर दिन में तुम्हें इतना इतना रुपया देना है, हम जमींदार से कहते थे। लेकिन इस वाले सिस्टम में ऐसा नहीं किया गया। इसमें क्या गया, हर एक ज़मीन को देखा गया, अच्छा ये तो ज़मीन अच्छी है, ये वाली ज़मीन थोड़ी सी इसमें कम फसल होती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा फसल होती है, तो इस वाले का ज़्यादा इसको पे करना पड़ेगा, इस वाले को थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा, इस वाले को अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा फसल होती है अच्छी, तो इसमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हर एक लैंड को इन्होंने क्या किया, मेजर किया और रेवेन्यू को फिक्स कर दिया। रैयत रिकॉग्नाइज्ड एज लैंड ओनर्स, रैयत को क्या कहा जाने लगा, मतलब रैयत किसान जो ही थे वो किसान ही अपने खेतों के मालिक बन गए। तो ये वाला सिस्टम थोड़ा सा अच्छा था परमानेंट सेटलमेंट से, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में ज़मीनों का मालिक किसान नहीं रहते थे, कौन रह जाता था, ज़मींदार क्या हो जाता था, ज़मीनों का मालिक बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या था, ज़मीनों के मालिक क्या थे, खुद उनके जो ज़मीन के हकदार थे, जो किसान थे, उन्हीं के पास ज़मीन रहती थी। प्रॉब्लम्स, रेवेन्यू डिमांड वेरी हाई, इसमें से वही दिक्कत आई कि ये डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे थे अंग्रेज़, मतलब मान नहीं रहे थे अंग्रेज़, डिमांड पे डिमांड कर रहे थे बहुत ज़्यादा। इन्होंने रेवेन्यू को कर दिया था, रेवेन्यू जो फिक्स किया था उसकी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थी। ये चाहते थे कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ला के दें, कौन, इन्हें, किसान इन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ला के दें। तो यही बात आ गई, रेवेन्यू डिमांड आर वेरी हाई, कलेक्टेड इवन इन अ ड्रॉट, मतलब कि सोचो सूखा पड़ रहा है फिर भी किसानों को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या दुआ के, रेवेन्यू दुआ के। वो बेचारे कहाँ चलाएं, वो बेचारे किस में चले जाते थे, ऋण में चले जाते थे, मतलब लोन लेना पड़ता था। ठीक है, अब मैं इस लोन वाली कहानी को भी एक बार बता दूं कि लोन वाली ये कहानी है क्या। चलो भाई आ जाओ। तो लोन वाली कहानी क्या थी कि ये अंग्रेज़ होता था और ये बेचारा किसान होता था। तो अंग्रेज़ कहता था इससे कि वो लाओ, लैंड रेवेन्यू लाओ, है ना। तो ये किसान कहता था भैया अभी तो मेरे पास थोड़ा है, पूरा तो नहीं हो पाएगा व्यवस्था। तो ये अंग्रेज़ कहता था नहीं हमें तो पूरा चाहिए। फिर तो ये क्या कहता था, तो यहाँ पे जो किसान था वो कहता था तो भैया हम बताओ कैसे क्या करें। तो ये कहता था, अंग्रेज़ लोग कहते थे कि चलो हमसे लोन ले जाओ, इस बार के लिए हमसे लोन ले जाओ, ठीक है, लोन ले जाओ और अगली बार क्या करना, पूरा लोन भी दे देना और अपना रेवेन्यू भी दे देना पूरा, ठीक है, जितना टैक्स वगैरह है तुम पे लग रहा है वो सब पूरा दे देना। तो किसान को कुछ समझ में आता नहीं था तो वो लोन ले लेता था, ठीक। और फिर क्या करता था, थोड़ा बहुत लोन उसमें फसल में लगाता था, नहीं तो वो पूरा लोन तो इनको देना ही पड़ता था वापस। और अगली साल भी मान लो फसल किसी भी तरह से ख़राब हो गई तो फिर से ये लोन दे देते थे। तो इस चक्कर में बेचारा किसान क्या होता जाता था, अपने लोन इतना ज़्यादा लोन हो जाता था कि वो क्या हो जाता था, लोन के नीचे दब जाता था, मतलब उसके हाथ से पूरी। फिर ये अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ एकदम से इसकी ज़मीन को भी क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे। बातें समझ में। तो इस तरह से जितने भी लैंड ओनर्स थे, जितने भी किसान थे, उनकी सारी किसानों की ज़मीनें क्या हो रही थी, अंग्रेज़ों के द्वारा हड़पी जा रही थी, क्योंकि लगातार इन्होंने अपने रेवेन्यू का जो रेंट था, जो रेवेन्यू का प्राइसेस थे, तो उसको क्या कर रखा था, रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रखा था। इस वजह से लगातार किसान क्या करते थे, उसे चुका नहीं पाते थे, अंग्रेज़ों ने लोन दिया करते थे, वो लोन भी नहीं चुका पाते थे सही से, और फिर क्या होते थे, इस तरह से उनकी ज़मीनें हाथ से निकल जाती थी किसानों की, ठीक है। तो ये लोन वाला सिस्टम था। तो इस तरह से किसान क्या होते जा रहे थे लगातार। मैं रैयत यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो रैयत का मतलब ये समझना कि किसान है, ठीक है। तो रैयत किस में लगातार जा रहे थे, डेप्ट में, लोन ले लेके वो रेडी होते चले जा रहे थे। इसका अगर हिंदी देखें तो रेडी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे आता है एक नया सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, जिसको सबसे लास्ट में बनाया गया। इसको किसने बनाया, हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है, लिखा होगा, हाँ ये लिखा, हॉल्ट मैकेंजी 1882 में। तो 1822 में क्या हुआ, हॉल्ट मैकेंजी नॉर्थ इंडिया। अगर हम भारत को इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अभी हमने देखा बंगाल और बिहार में कौन सा सिस्टम चल रहा था, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं हिंदी में, परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बनाया था, ठीक है। इसके बाद साउथ इंडिया में कौन सा सिस्टम चल रहा था, साउथ इंडिया में हमने देखा रैयतवाड़ी सिस्टम चल रहा था, रैयतवाड़ी सिस्टम। और यहाँ नॉर्थ वाले भाग में पंजाब है, यहाँ इस तरह यूपी वाला थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पे क्या था, महलवाड़ी सिस्टम चल रहा था। तो इसमें क्या हुआ, महलवाड़ी सिस्टम में, चलो हम लोग देखते हैं इसको। तो अंग्रेज़ थे, फिर वही बात आ गई कि ज़मींदार का नाम सुन के एकदम किसानों को गुस्सा ही आ जाती थी कि ज़मींदार का नाम नहीं लेना है, किसी कुछ भी हो जाए। तो किसानों ने कहा कि ऐसा कर लो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि देखो हम ज़मींदार नहीं रखेंगे, ठीक है। तो किसानों का ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा किसानों से कि तुम ऐसा कर लो, अपने में से ही किसी एक को चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो उसको चुन लो, ठीक है। तो इन्होंने कहा चलो तुम आगे जाओ, इसको आगे भेज दिया। तो इसको बना दिया मेन, प्रधान बना दिया, इस तरह से समझ लो, एक मेन आदमी बना दिया जो क्या करेगा, इन सबसे टैक्स लिया करेगा और ख़ुद भी टैक्स दिया करेगा, है ना। और ये सबसे इकट्ठा करके क्या करेगा, दे आया करेगा। वो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे कि स्कूल में क्या है, बच्चे हैं कई सारे और उनके बीच में क्या करनी है,
पहले ऐसे समझ लो कि एक आध हमने अलग बाहर से कोई रखा था ज़मींदार, और वो क्या करता था इन सब से जाके लैंड रेवेन्यू लेके आता था, या इनकी कॉपी जमा करनी थी मान लो, तो हमने किसी दूसरे क्लास के बच्चे को भेजा और कहा इनसे कॉपी जमा, तो ये ज़मींदार था और उसने मार धाड़ करके क्या कर ली, सबकी कॉपी जमा कर ली। तो वही बात है कि बस ज़मींदार वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, और इसमें कहा गया कि तुम अपने में से ही चुन लो जो सारे बंदों की कॉपी जमा करके क्या कर देगा, क्लास टीचर के पास जमा कर देगा। वही वैसे ही महलवाड़ी सिस्टम है, यहाँ पे ज़मींदार का रोल नहीं होता था, लेकिन इनमें से क्या होता था, ये खुद ही में से एक बंदा चुन लेते थे और उसको आगे कर देते थे, और वही क्या करता था, विलेज हेडमैन, यहाँ पे वर्ड देखो लिखा है विलेज हेडमैन होता था, वो सबसे क्या कर लेता था, रेवेन्यू कलेक्ट करके किसके पास पहुँचा देता था, अंग्रेज़ों के पास। रेवेन्यू सेटलमेंट डन विद द विलेज महल कम्युनिटी, महल का मतलब होता है विलेज। विलेज हेडमैन रिस्पॉन्सिबल होता था कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू डिमांड क्या होती है, रिवाइज्ड पीरियडिकली। यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स नहीं था कि तुम्हें इतना फिक्स ही है, मतलब हर साल कुछ टाइम के बाद ये क्या करते थे, रेवेन्यू को बढ़ा देते थे। जब इन्हें लगता था कि रेवेन्यू अभी इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है तो रेवेन्यू को बढ़ा दिया कि अब ज़्यादा लाओ, और अगर लग रहा है कि यहाँ सूखा पड़ गया है तो रेवेन्यू को घटा देते थे। तो ये फिक्स नहीं था, रेवेन्यू जो था वो फिक्स नहीं था। ये लोग क्या करते थे, इन पे ऐसा बोझ नहीं था कि तुम्हें इतना देना ही है, ठीक है, जैसी फसल होगी उसी हिसाब से तुम्हें रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या थी, डिमांड ऑफन हाई, लेकिन अंग्रेज मानने वाले कहाँ थे, अंग्रेज रेवेन्यू को ज़्यादातर हाई ही रखते थे। वो किसानों को सांस नहीं लेने देते थे कि किसान आराम से सांस भी ले लें, वो रेवेन्यू को हाई रखते थे। और अभी भी क्या थी, जो प्रजा थी वो भी अभी भी क्या थी, बोझ तले दबी हुई थी, ओवरबर्डन्ड, बोझ तले दबे होना, अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा बोझ था, स्ट्रेस में ही रहते थे मतलब सब। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है इंडिगो कल्टीवेशन। अब इंडिगो कल्टीवेशन क्या था कि यहाँ पे क्या करते थे अंग्रेज, जानबूझ के अंग्रेज़ों में, मतलब कि अंग्रेज़ जो थे वहाँ कहाँ के निवासी थे, किस कॉन्टिनेंट, यूरोप के। तो वहाँ यूरोप में क्या था कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी थी किसकी, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तगड़े लेवल पे चल ही रहा था। तो वहाँ पे क्या था, क्लॉथ को, जितने भी क्लॉथ होते थे कपड़े, उनको क्या करना पड़ता था, डाई करना था, मतलब रंगना पड़ रहा था। तो उसके लिए क्या था, जो नील आती थी इंडिया से वो बहुत अच्छा क्या होता, नील जो इंडिया से आते थे उससे बहुत अच्छे कपड़े क्या होते थे, डाई हो जाते थे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, अंग्रेज़ क्या करने लगे किसानों से, कि अंग्रेज़ों ने किसानों से कहा कि ए किसान भाई, किसान बोले भाई हाँ, कि तुम लोग क्या करोगे, आज से नील की खेती करोगे। किसानों ने करी पहली बार नील की खेती। नील की खेती के चक्कर में हुआ ये कि इनकी पूरी जो फसल मिट्टी थी उसका पूरा फर्टाइल जो थी, इतनी अच्छी फर्टाइल मिट्टी थी, वो क्या होगी, पूरी तरह से बैरन बन गई, मतलब अनउपजाऊ बन गई। मतलब पूरा जो नील होता था उसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती थी और वो पानी को, मतलब उसको, मतलब बिल्कुल समझ लो उसका ह्यूमस वगैरह सब खत्म कर देती थी, वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहती थी। तो किसानों ने पहली एक दो बार तो किया, किसानों को समझ में आ गया अरे बाप रे, इससे तो क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा अपना, सारी हमारी तो पूरी मिट्टी जो है वो सब बंजर बन जाएगी। तो उन्होंने कहा हम भैया नहीं करेंगे नील की खेती। तो फिर पहले तो बहुत ज़्यादा क्या किया, मतलब कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर बनाया कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम करोगे कैसे नहीं है, हम तुम्हारे मालिक हैं, ये सब वो करके। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इंडिगो रिवोल्ट कर दिया, इंडिगो रिवोल्ट हुआ। उसके बाद फिर क्या किया गया, ये बोल दिया गया 3 कठिया सिस्टम लाया गया, 3 कठिया सिस्टम बिहार में लाया गया। तो वहाँ पे ये बोला कि तुम अपने 3 भाग में क्या करोगे, 1/3 भाग में खेती में, बाकी चाहे 2/3 भाग में तो चाहे कुछ भी करो, लेकिन 1/3 में तुम्हें नील ही करनी पड़ेगी। इस तरह के भी सिस्टम लाए गए। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है फिलहाल, तो 2 सिस्टम लाए गए। निज कल्टीवेशन, प्लांटर्स ग्रू इंडिगो ऑन 3 ऑन, अच्छा निज कल्टीवेशन दिया तो है, तो प्लांटर्स को क्या करना होता था, अपने लैंड के इंडिगो ऑन देयर लैंड नीड लार्ज स्टेट्स डिफिकल्ट, प्लांटर्स को ग्रू इंडिगो ऑन देयर ओन लैंड। जितने भी ये उगाने वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने खेतों में खुद से देयर ओन लैंड पे क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्लांटर्स उगाने वालों को नीड लार्ज स्टेट्स और डिफिकल्ट, इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए थी और बहुत ज़्यादा कठिन होता था। रैयती सिस्टम में क्या होता था, तो पहला निज सिस्टम में, निज का मतलब ही क्या होता है, निज का मतलब होता है स्वयं। अगर हिंदी में हम बात करें तो निज का मतलब क्या होता है, स्वयं, सेल्फ, ठीक है। तो जितने भी प्लांटर्स होंगे, जो भी नील खेती कर रहे होंगे, वो अपने ही खेत में क्या करेंगे, नील को उगाएंगे, नील के पौधे। फिर रैयती सिस्टम में क्या होता है, रैयर्स फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन अ पार्ट ऑफ देयर लैंड यूजुअली 25%, मतलब 1/4 हिस्से पे तो तुम्हें क्या करना है, इंडिगो को करना ही करना है। मतलब रैयत से कह दिया कि जितने भी किसान थे, किसानों से कह दिया गया कि जितना तुम्हें फसल कर रहे हो उसमें से लगभग 25% तो तुम्हें क्या करना है, इंडिगो उगानी ही है। प्रॉब्लम्स फॉर रैयट्स क्या होता था, इंडिगो मतलब क्या क्या समस्याएं आ रही थी, देखो यहाँ पे ये समस्याएं दी गई
क्या समस्या आई? पहली समस्या तो ये कि जो नील की खेती होती थी वो पूरी तरह से मिट्टी को क्या कर देती थी? एग्जॉस्ट कर देती, मतलब उसकी पूरी उर्वरता क्षमता जो थी उसको ख़त्म कर देती थी। जो फर्टाइल लैंड्स हुआ करती थी उसको क्या कर देती थी? ख़त्म कर देती थी। एडवांस टाइड देम इन अ डेप्थ। तो नील लगाने के लिए रुपए भी नहीं होते थे किसानों के पास। अब किसानों के पास रुपए नहीं है और उधर से ब्रिटिश मार रहे हैं कि नील की खेती करो, नील की खेती करो। तो ये बेचारे क्या करें? तो ये कहते थे कि इनके पास जाते थे, अंग्रेजों के पास। ये क्या हो गया? अंग्रेज पूछते थे इससे क्या हो गया? तो ये कहता था कि हमारे पास रुपए नहीं है इतना कि हम नील की खेती कर पाएँ। तो ये फिर जाता था और ये अंग्रेज क्या कर देते थे? इसको लोन दे देते कि जाओ लोन ले जाओ और नील की खेती करो जाके। तो समझो नील की खेती भी करेंगे, फिर नील भी इनको ही देंगे और लोन भी इनसे लेंगे। मतलब पूरी तरह से किसानों को क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। इंडिगो के प्राइस फिक्स थे प्लांटर्स के द्वारा, वेरी लो, कि हम तुमसे खरीदेंगे तो लेकिन बहुत कम दामों पे खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम अपने मन से दाम बताओगे, हम दाम बताएंगे, तुम उतने पे देना पड़ेगा। फूड क्रॉप रिड्यूस्ड हंगर एंड पॉवर्टी। अब फूड भैया जब पूरा खेत था, पहले पूरे खेत में क्या हो रहा था? पूरी खाने वाली फसलें हो रही थी, लेकिन अब उसके 1/4 भाग पे क्या हो रहा है? नील करवा रहे हो तुम। तो कहीं ना कहीं क्या होंगी? फूड क्रॉप कम हो जाएंगी, उससे हंगर एंड पॉवर्टी बढ़ेगी। मतलब लोगों में भूख भी, मतलब कि क्या होगा? भूखे रहेंगे बेचारे लोग, खाने को नहीं मिलेगा। और क्या होगा? पॉवर्टी का मतलब गरीबी भी बढ़ेगी। ठीक है, गरीबी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया सब। इंडिगो कल्टीवेशन क्यों लोग नहीं करना चाहते थे? इंडिगो कल्टीवेशन क्योंकि वो पूरी तरह से फसल को खराब, मतलब मिट्टी को पूरी तरह से ख़राब कर देता था। इसमें यार है तो इंडिगो रिवॉल्ट। तो अब क्या हुआ? लोग इतने परेशान हो गए, मना करने लगे कि हम, ऐसा आया कि हम नहीं करने वाले। जो किसान थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिगो ये कुछ नहीं करेंगे, अपना जाओ। ठीक है, 1859 और 60 के टाइम पे 1857 में तुम्हें पता होगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रिवॉल्ट होता है 1857 में। उसके लगभग 2 साल बाद ही क्या होता है? बंगाल में इंडिगो रिवॉल्ट होता है। दे अटैक फैक्ट्रीज। उन्होंने सारे किसान इकट्ठे हुए एक दिन, सारे किसान हुए इकट्ठे एक दिन कि ये तो हमें बिल्कुल पागल ही बना रखे हैं इन्होंने, तो पागल बना लिया हम लोगों को बिल्कुल। सारे किसान हुए, कहाँ है फैक्ट्री? ये रही फैक्ट्री। सब ने उठाए डंडे अपने जो मिला जिसको, और चल दिए किसकी तरफ? फैक्ट्री की तरफ। और पूरा तरह से घेर लिया। एंड रेस्ट्रिक्टेड प्लांटर्स, जो प्लांटर्स हुआ करते थे उनको पूरी तरह से घेर लिया। सपोर्टेड बाय जमींदार, प्रेस एंड एजुकेटेड इंडियंस। इन इंडिगो का, इन मतलब किसानों का साथ किसने किसने दिया? जमींदारों ने भी साथ दिया, क्योंकि ज़मींदारों को भी बहुत परेशान करते थे। ज़मींदार किसानों को परेशान करते थे, लेकिन ज़मींदारों को कौन परेशान करता था? हाँ, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रेस का मतलब होता है जितना न्यूज़ वगैरह उस टाइम पे अखबार वगैरह चलते थे, और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी इन किसानों को सपोर्ट किया कि जाओ देखा जाएगा, होगा आज जो होगा। इंडिगो कमीशन बिठाया गया। फिर ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि ये सिस्टम हम पूरे तरह से इनको इतना ज़्यादा शोषण नहीं करना है, नहीं तो ये लोग रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो इंडिगो कमीशन सेड दैट द इंडिगो कल्टीवेशन नॉट प्रॉफिटेबल एंड नो वन शुड बी फोर्स्ड टू ग्रो इट। इंडिगो कमीशन बिठाया गया 1860 में। अंग्रेजों ने कहा रुको 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 रुको, हम समझ गए, तुम आपकी बात समझ गए। जैसे ये लोग एकदम इनको मारने के लिए उतारू हो गए, तो ये उन्होंने कहा रुको रुको रुको, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई, कमीशन बनाया। ये कमीशन बैठा, फिर इसने पूरी जांच करी। जांच में ये देखा गया कि क्या है, सच में इंडिगो का जो कल्टीवेशन होता है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता नहीं है। तो इन लोगों ने फिर एक ये बात कही कि जिसका मन हो वो करो, जिसका मन ना हो वो ना करो। नो वन शुड बी फोर्स टू ग्रो इट। किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा इसके ग्रो करने के लिए। लेकिन फिर भी अंग्रेज माने नहीं और बहुत जगह पे क्या होता रहा, नील का कल्टीवेशन इसी तरह से होता रहा। इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल कोलैप्स, लेटर शिफ्टेड टू बिहार। बंगाल में तो ये ख़त्म हो गया, लेकिन किसकी तरफ बढ़ गया? बिहार की तरफ बढ़ गया। बिहार में अभी भी लगातार नील का क्या होता था? नील की खेती चल रही थी। आई बात समझ में? तो फिर बिहार में क्या होता है, फिर महात्मा गांधी आते हैं, वहाँ पे 3 कटिया सिस्टम के खिलाफ क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। ठीक है, वो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, श्योर मिलेगा, क्योंकि हमारे में ये चैप्टर्स हैं सारे। ठीक है, अगला क्या कहता है कि सिग्निफिकेंस क्या रहे इस चैप्टर में, अगर हम पढ़ें तो क्या क्या फिर हुआ, एक समरी टाइप के हम देख लेते हैं। ब्रिटिश ने क्या किए थे? 3 सिस्टम दिए थे। परमानेंट सिस्टम हम पढ़ के आए, कॉर्नवालिस का, रैयतवाड़ी सिस्टम मुनरो का, महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी का। ठीक है, टू इंश्योर स्टेडी इनकम, जिससे क्या होता रहे, ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि हमें क्या होती रहे, बराबर इनकम होती रहनी चाहिए, हमारी इनकम नहीं रुकनी चाहिए। ऑल सिस्टम एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स, जितने भी ये सिस्टम बनाए गए थे, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों में किसी भी किसानों की भलाई तो कतई नहीं सोची गई थी। किसानों को पूरी तरह से शोषण सोचा गया था, एक्सप्लॉइट करना सोचा गया था कि हम किसी भी तरह से क्या कर दें, किसानों का शोषण करें। लेड टू डेप्ट, उन्हें क्या कर दें, अपना गुलाम बना लें, उनको बहुत ज़्यादा लोन दे के उनको क्या कर लें, अपना रेडी बना लें,
लॉस ऑफ लैंड, उनकी ज़मीन को भी हड़प लें किसी ना तरह से, और रूरल डिस्ट्रेस, और पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर दिया इन्होंने, तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। इंडिगो कल्टीवेशन एक्सपोज द हार्शनेस ऑफ द कॉलोनियल रूल। जब ये ब्रिटिशर्स ने पहली बार ऐसा दिखाया कि मतलब कि पहली बार ही इनके पास दीवानी राइट्स आए थे, तो थोड़ा मतलब कि प्यार से बोल लेते किसानों से, नहीं, किसानों को एकदम इन्होंने सोचा कि अब तो बस किसानों के एकदम जितना रुपया पैसा हम कमा पाएँ उतना कमा लें, ठीक है। और क्योंकि इन्हें पता तो था ही कि हमें तो भागना है यहाँ से एक दिन ना एक दिन, तो इन्होंने सोचा जितना इनको परेशान कर लो उतना कर लो। तो जैसे जैसे जिन्होंने जो नील की खेती करवाई ना, उस टाइम पे एकदम किसानों का तो दिमाग घूम गया। इंडिगो कल्टीवेशन एक्सपोज द हार्शनेस ऑफ द, इंडिगो कल्टीवेशन ये जो कराते थे ना, इससे ये बात तो समझ में आ गई कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे भलाई तो कतई भी नहीं चाहते, मतलब ये बस केवल रुपया छापना चाहते हैं। तो इससे इनकी कठोरता समझ में आ गई कि जो कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर चल रहा था ब्रिटिशर्स का, कॉलोनियल रूल क्या होता है, जैसे कोई देश है और वो दूसरे देश पे क्या करता है, वहाँ पे अपना कॉलोनी बना के और उस पर क्या करता है, रूल करता है, तो इसे ही कॉलोनियल रूल बोलते हैं। तो क्या था, इंडिगो कल्टीवेशन ने ये बता दिया कि जो कॉलोनियल रूल चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ही कठोर है, एंड प्रेजेंट रेजिस्टेंस इंडिगो रिवोल्ट्स और द पावर ऑफ द कलेक्टिव प्रोटेस्ट। और फिर इसके बाद ये हुआ कि जैसे प्लीजेंट, फिर प्रजा भी एक टाइम पे हट गई फिर इनसे, मतलब कि जो भी प्रजा थी प्लीजेंट, तो वो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान जब हो गई तो उन्होंने भी क्या किया, अपना इकट्ठा होकर उन्होंने भी दिखा दिया कि हम भी समय आएगा तो हम भी क्या कर सकते हैं, रिवोल्ट वगैरह जैसी स्थिति कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। तो इसको एक बार अपनी बुक से एक बार फिर से देख लोगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं तुम्हारी बुक में उनको कर लोगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स है, तो उसमें क्या करोगे, लिख दोगे। तो कमेंट बॉक्स अगर जो भरोगे तो उसमें मुझे पता चल जाएगा। और अगला जो वीडियो बनाऊंगा चैप्टर नंबर 4 के बाद हम इस सीरीज़ को रोक देंगे, क्योंकि फिर हम चलने वाले हैं जियोग्राफी पे, और उसको हाफ ईयरली के लिए जियोग्राफी तक भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें लगभग मुझे 3 चैप्टर पढ़ाने हैं जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी में हम 3 चैप्टर कर लेंगे। तो ये चैप्टर 4 कल तक आ जाएगा, इसको भी कल या परसों तक। तो अभी जो पढ़ाया है उसको देखना है ध्यान से, ठीक है। बाय।